जो भी रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस थी, किताबें रख ले, किताब जब पढ़ने के लिए बहुत तब होगी। बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया बच्चे कि जो लिमिटेशन का मतलब जो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस थी, बताइए क्या क्या लिमिटेशन थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ, नंबर 2 क्या लिमिटेशन थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 3 क्या थी बेटा, कुड नॉट एक्सप्लेन डार्क रीजन्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। कल भी क्वेश्चन आया गया। तो उन सारी बातों को बोहर ने एक्सप्लेन किया। तो भाई नंबर 1 पॉइंट बोहर का देखिए क्या है, रदरफोर्ड मॉडल की बड़ी सारी बातें बोहर ने एज सच यूज की, ठीक है ना। एटम हैज अ टाइनी positively charged central part which is known as nucleus। क्या कहते हैं उस पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट को, न्यूक्लियस। ये बात तो उसने भी कही थी रदरफोर्ड ने कि एटम में एक टाइनी पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं उनको, अगर आपसे कोई पूछे बेटा न्यूक्लियॉन्स, साइड में लिखिएगा। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। दिख रहा है सबको बहुत ठीक से। तो पहला पार्ट वही जो पार्ट किसने कहा, जो बात किसने कही, रदरफोर्ड ने, ठीक है भाई। रदरफोर्ड बेचारा जो है चुपचाप बातें सुन रहा है, उसने कहा ये कोई नई बात थोड़ी है। अब मान में कुछ आपको पढ़ाना स्टार्ट करो और आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो आप ऐसे चुपचाप बोलोगे कुछ नहीं, बस ऐसे मुस्कुराओगे, ये तो सर जानते हैं, ये तो हमें पता है, बोलोगे कुछ नहीं। ऐसे रदरफोर्ड बैठा हुआ है, बोहर बता रहा है, तो बोहर ने जब बताया तो उसने कहा कोई नई बात थोड़ी है। दूसरे के कान में भी कई बार बोलते हैं कुछ पढ़ा भी रहे सर, आता जाता है नहीं, मुझे सब पता है मुझे, ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहते हैं, लिखने से पहले समझे। न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स। और उन सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं। क्यों भाई, ये बात रदरफोर्ड ने नहीं कही थी क्या? रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा था अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। सेम बात ये कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि थियोरेटिकली अराउंड द न्यूक्लियस बहुत सारे सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, और उन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या शेल कहा था किसने, रदरफोर्ड ने। इसने नाम चेंज कर दिया। तो पहले 2 पॉइंट लिखते हैं, a large number of circular orbits theoretically present around the nucleus. A large number of circular orbits, और भाई दूसरा नाम सर्कुलर पाथ्स भी कह सकते हैं, theoretically present और possible around the nucleus.
न्यूक्लियस के अराउंड बड़े सारे सर्कुलर पाथ प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं भाई, पॉसिबल प्रेजेंट है, जिन्हें क्या कहा जा रहा है, ऑर्बिट कहा जा रहा है। इसने उनका नाम चेंज किया, विच आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। यहां तक भी कोई नई बात नहीं। इन्होंने कहा कि अराउंड द न्यूक्लियस बड़े सारे पॉसिबल पाथ प्रेजेंट होते हैं, जिन पाथ को, सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ्स को बेटा हम शेल, इसने नया नाम दिया उनको, उसने क्या कहा, एनर्जी लेवल्स। तो यहां तक की बात भी कुल मिलाकर के कैसी है, जैसी किसने कही थी, रदरफोर्ड ने। A large number of circular paths or orbits theoretically possible or present around the nucleus. These circular paths or orbits in the language of Bohr are known as energy levels. रदरफोर्ड ने कहा कोई नई बात नहीं, आप सर्कुलर पाथ का हमने ऑर्बिट का, तूने इनको एनर्जी लेवल कह दिया, इसमें क्या नई बात हो गई, कोई नई बात नहीं। यहाँ तक पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ये न्यूक्लियस है बच्चों, सेकंड पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो न्यूक्लियस के अराउंड इस टाइप के बहुत सारे सर्कुलर पाथ अवेलेबल है। उन सर्कुलर पाथ को हम शेल या ऑर्बिट कहा करते थे। अब उन सर्कुलर पाथ का नाम क्या रख दिया गया है, एनर्जी लेवल्स। क्या रख दिया गया बच्चे, तो सेकंड पॉइंट में मैं थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं भाई। ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ये बनाया मैंने एक सर्कुलर पाथ, दूसरा सर्कुलर पाथ, तीसरा सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई। और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ जो है कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूक्लियस के अराउंड हाइड्रोजन का एटम लिया, क्या लिया हमने, हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के एटम में एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस तरह की सर्कुलर पाथ कहां तक पॉसिबल है, इन्फिनिटी तक। कहां तक पॉसिबल है बच्चों, तो किसी भी एटम में कितनी थ्योरेटिकल शेल पॉसिबल है, अप टू इनफाइनाइट। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, हाथ उठा के बताएं। तो इस तरह के बेटा बहुत सारे सर्कुलर पाथ है। बना लिया आपने सर्कुलर पाथ, जो बोर्ड पे हो नोटबुक पे, फटाफट जल्दी से बिना कहे। इसके लिए कोई इन्विटेशन नहीं मिलेगा, ये साथ साथ बनाना है। जैसे रिदम ने बिना कहे देखो जरा तैयार हो चुका है, अभी आईटी के लिए तैयार हो चुका, इसको कहना नहीं पड़ता, फटाफट से बना लेते हैं सारी चीजें। गुड। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहते हैं, बोहर क्या कहते हैं, रदरफोर्ड ने कहा पहले तो, अच्छा एक तो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, अभी हाइड्रोजन की बात हो रही, हाइड्रोजन से आगे कोई नहीं गया। रदरफोर्ड भी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, बोहर भी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अभी और किसी ने एटम की बात नहीं हो रही है भाई। हाइड्रोजन के चक्कर में इतने उलझ गए। तो रदरफोर्ड या उसके किसी साथी ने कहा कि एक तो इलेक्ट्रॉन है, इन्फिनिटी तक सेल बना रहे, कहां घुमाओगे उसको, किस किस में रोटेट करेगा। आराम से बैठो, शांत रहो, अभी बताता हूं कहां रोटेट करेगा। उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो सभी शेल में रिवॉल्व नहीं करते, और हर शेल की जो एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, हर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है, तीनों एक ही तो है, वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। क्या कहा हमने, क्या बात जोड़ी नंबर 3 पॉइंट में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो न्यूक्लियस से लेकर के इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। कहां से बेटा, न्यूक्लियस को छोड़ देना, कभी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डाल दे, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डाल के तो कौन सा मॉडल हो जाएगा, जॉनसन एटॉमिक मॉडल।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें बेचारे में एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव करने की कोशिश की किया भी, लेकिन थ्योरेटिकली प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो भाई जब थर्ड पॉइंट में इसमें कहा एनर्जी ऑफ एवरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एवरी ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल सबको साथ ही लिख दिया मैंने, इट्स क्वांटाइज्ड। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है, फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीनिंग, क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मीनिंग बेटा फिक्स होता है। क्वांटाइज्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फिक्स्ड। फिक्स समझ गए? हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, कांस्टेंट है, बदलती नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड ये डिफरेंट शेल है, सर्कुलर नहीं बनाया मैंने, डिफरेंट शेल है, इन सब शेल की एनर्जी, इन सब ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स है। इसकी एनर्जी सबकी फिक्स है। हर एक शेल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, हर एक शेल की एनर्जी फिक्स है। ये बात फिक्स एनर्जी वाली किसने नहीं बताई थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा था देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, और जहां मन करे उस शेल में, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकते। एनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने कहा सबकी एनर्जी सेम है, एनर्जी कंटीन्यूअस मानते थे वो, ठीक है। इसने कहा एनर्जी कंटीन्यूअस नहीं है, एनर्जी कैसी है? क्वांटाइज्ड है, डिसकंटीन्यूअस है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड और फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ एवरी एनर्जी लेवल इज फिक्स्ड। समझ में आ गया पॉइंट ठीक से? फिक्स का मतलब समझ में आ गया? अगर मैं ये कह रहा हूं भाई सब ठीक ठाक हो, बैग लेके आना, चलो चलो। हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको आप ऐसे समझिए, यहां देख ले भाई, क्या हो गया? क्या होगा? तुम नदी लगी, नदी छूटा रहा, खून कम हो गया, तो क्या खून पिलवाऊं किसी का? क्यों उल्टा पुल्टा बुलवाते हो किसी? एनर्जी ऑफ एवरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड। समझाने के लिए बताओ, इसकी एनर्जी मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी सबकी फिक्स। इलेक्ट्रॉन अकेला है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। रदरफोर्ड ने कहा एक इलेक्ट्रॉन को कहां कहां घुमाओगे? इतने सारी शेल हैं। बोर ने कहा देखते जाइए, शाम के रखी भी बताते कहां कहां। तो बोर क्या कहते हैं कि जो थियोरेटिकली पॉसिबल इतने सारी शेल है, उन सभी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते। इतने सारे स्कूल हैं, सब में पढ़ रहे हो क्या? कहां पढ़ रहे हो? जहां फीस दी है, सीधी बात है, वहां पढ़ोगे। तो पॉइंट नंबर 4 देखो क्या कहते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन revolve only
in those energy levels in which their angular momentum is equal to the n integral multiple of h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन सभी शेल में रिवॉल्व नहीं करते, पहले सेंटेंस पूरा लिख लें। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज एनर्जी लेवल्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू an integral multiple is equal to an integral multiple of h upon 2 pi। पहले सेंटेंस लिखिए फिर एक्सप्लेन करता हूँ। an integral multiple of h upon 2 pi, h divided by 2 pi। अभी बता रहे हैं इंटीग्रल का मतलब, पहले लिख लो सेंटेंस। पहले तो ये समझे भाई एंगुलर मोमेंटम होगा क्या। ये न्यूक्लियस है, ये शेल है। इस शेल की क्योंकि सर्कुलर पाथ है, इसकी कोई रेडियस होगी। इसकी रेडियस मैंने r मान ली। क्या मान ली इसकी रेडियस? इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये v वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसका मास है m। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम समझिए पहले तो क्या होता है। मोमेंटम जानते हैं, व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन जैसे बस चल रही है, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, हम चल रहे हैं, दैट इज लीनियर मोशन। मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। p से लिखा करते थे। ठीक है भाई, तो मास को मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, दिस इज मोमेंटम m इनटू v। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं रेडियस से, रेडियस ऑफ द शेल से, mvr। इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं इसको? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके इक्वल होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज एनर्जी लेवल्स इन विच दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये जो mvr है ये किसके इक्वल होना चाहिए? n is an integer 1 2 3 4 5। इसका इंटीग्रल मल्टीपल n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है। डिफरेंट इंटीजर्स हैं, इंटीजर समझते हो? 1 2 3 4 5 ये इंटीजर्स। तो बेटा यहां पर उन्हीं शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका मास, उसकी वेलोसिटी और उस शेल की रेडियस अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे मुझे एक चीज मिलती है, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम जब मैं कहां पर यूज करता हूं सर्कुलर मोशन में, तो बेटा वहां पर टर्म में क्या यूज करता हूं? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कितने बच्चों को एंगुलर मोमेंटम वाली बात समझ में आ गई? मास इनटू वेलोसिटी और जिस पाथ में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस, तीनों के मल्टीपल को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये किसके इक्वल होना चाहिए? nh अपॉन 2 पाई के। ठीक है, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो बेटा? दैट इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्या ये बात, ये सेंटेंस समझ में आ गया? तो भाई ये n क्या है? n को आप कह सकते हैं n is equal to 1 2 3 and so on, और इसको यहाँ पर शेल नंबर भी कह सकते हैं। कितने जी रेडियस गिवन होते हैं कि फिक्स्ड होते हैं? क्या चीज बेटा? रेडियस। रेडियस हर शेल की अलग अलग होती है और फिक्स होती है।
ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट शेल में घूम रहा है, मैंने एम वी इंटू आर की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू मैंने 1 लिखी, 1 लिखा, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो, 2 की वैल्यू 2 पता है आपको, पाई की वैल्यू 22/7, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इस एमवीआर के इक्वल आएगा, तो उसी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, वरना रिवॉल्व उस पर्टिकुलर शेल में नहीं करेगा। जहां पर ये कंडीशन फॉलो होगी वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। कितने बच्चे बात समझ गए? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? हाथ उठा के बताएं सीधा सीधा। तो जितने शेल है सब में रिवॉल्व नहीं करता है, कितनी शेल में रिवॉल्व करता है? जहां पर ये कंडीशन फॉलो होती है। गॉट इट? हैव यू गॉट द पॉइंट? और हर एक शेल की एनर्जी कैसी है? क्वांटाइज्ड। हर एक शेल की एनर्जी फिक्स है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता रहता है, वो कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व करता है, वो लगातार रिवॉल्व करता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसे कहीं से एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए, जब तक वो एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर 5 पर आप लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5। ये 4 क्लियर हो गया सभी बच्चों को? हाँ जी, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर आपने सेकंड शेल की बात की, तो सेकंड शेल में जो h/2 पाई है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें h/2 पाई को? 2 से। तो MVR की वैल्यू कितनी आएगी? MVR की वैल्यू फर्स्ट सेल के लिए मान लीजिए 10 आती है, तो n इंटू h/2 पाई की वैल्यू, n की जगह क्या लिखें? 1। h/2 पाई को सोल्व करें तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10। मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है, वहां पर mv इंटू आर की वैल्यू आती है 20। तो अब n की वैल्यू क्या लिखें? 2। h/2 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आना चाहिए? 20। तभी रिवॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज तो शेल में रिवॉल्व नहीं करेगा। मतलब ये कौन से शेल पे घूम रहे हैं, वो डिफाइन करें। क्या कह रहे हो बेटा? जोर से बोलो। सर मतलब वो कौन से शेल में रिवॉल्व करेगी वो डिफाइन करें। जो ये किस शेल में रिवॉल्व करेगा वहीं उसी शेल में रिवॉल्व करेगा जहां पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। उसके मास, वेलोसिटी, सेल की रेडियस, इन तीनों की प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूं 10th शेल में रिवॉल्व करता है। कौन सी शेल में रिवॉल्व करता है? 10th में। वो तभी रिवॉल्व करेगा जब उसका मास, 10th शेल में उसकी वेलोसिटी और उसकी रेडियस, इन तीनों की प्रोडक्ट 10 इंटू h/2 पाई के इक्वल होगी। ठीक है, n की वैल्यू वेरिएबल है, फर्स्ट सेल के लिए 1, 10th सेल के लिए 10, 20th सेल के लिए 20, 100 सेल के लिए 100। तो सब में रिवॉल्व नहीं करेगा, उसमें रिवॉल्व करेगा जहां पर MVR h/2 पाई का क्या होगा? जस्ट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 इसको मैं फिर से लिख देता हूं, लिख दिया। इलेक्ट्रॉन सभी शेल में रिवॉल्व नहीं करता, फिर से समझ लें। कौन सी शेल में रिवॉल्व करता है? जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के इक्वल होता है। इस सेंटेंस को फिर आप और करके लिख लें, और में लिखो फिर से। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbits, इलेक्ट्रॉन, नया पॉइंट ना बनाएं और करके लिखें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर MVR is equal to NH/2 pi, where MVR is equal to NH
अपॉन 2 पाई और n की वैल्यू 1 2 कहां तक जाएगी इंफिनिट वो जो इंफिनिट H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक क्वांटम थ्योरी ठीक है n क्या है शेल नंबर ठीक है जी आ जाओ नए पॉइंट पर अब बात समझ में आ गई आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे जहां फीस देंगे तो भाई आप जिस भी क्लास में होंगे उस पर्टिकुलर क्लास के लिए आपकी एक एनर्जी होनी चाहिए आपका एक थिंकिंग का लेवल होना चाहिए आपका लेवल स्टैंडर्ड माइंड उस क्लास तक होगा तभी तो अगर मैं आपको कहूं मैं आपको ग्रेजुएशन बीएससी की क्लास में बैठा दूंगा क्या तो आप कौन सी क्लास में पढ़ेंगे 10th के बाद कौन सी क्लास आती है 13 या 12 या 11 तो आपका जो लेवल है ऑफ थिंकिंग वो 11th क्लास के इक्वल है इसलिए आप 11th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सारी शेल में नहीं घूमेंगे किसमें घूमेंगे जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा फिक्स्ड होगा कितना होगा NH/2 पाई के इक्वल होगा इस इक्वेशन को कहा जाता है बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन दिस इक्वेशन इज नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन नया पॉइंट नहीं है अभी 4th की पॉइंट चल रहा है दिस इक्वेशन मींस दिस इक्वेशन ये इक्वेशन दिस इक्वेशन इज नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन क्या बात समझ में आ गई अरे नया पॉइंट नहीं है भाई इसी को नहीं चल रहा फिर हो क्या गया है क्या हो गया बताइए बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन कौन सी है दिस इक्वेशन इज नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन जब तक इलेक्ट्रॉन किसी डेफिनिट एनर्जी की शेल में रिवॉल्व करता है ना वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता ठीक है अगर वो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है इनफाइनाइट टाइम तक फर्स्ट शेल में ही रिवॉल्व करता रहेगा बाहर से एनर्जी लिए बिना बात समझ में आई ये चीज आपको न्यूटन्स लॉ में नहीं बताई जाती कि अगर आपके पास में एक पहिया है ठीक है एक व्हील आपने लिया और उसको आप ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं जहां पर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता कोई अपोजिशन नहीं होता तो वो कब तक चलता रहेगा भाई इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा क्योंकि उसका कोई अपोज करने वाला है ही नहीं कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर है ही आई बात समझ में उसी तरह की यहां पर सिचुएशन है जब तक इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व करेगा इनफाइनाइट टाइम तक रिवॉल्व करता रहेगा ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने क्या कहा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट नंबर 5 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an energy level energy of an electron in an energy level is given by एनर्जी के लिए उन्होंने बड़े सारे फार्मूले कैलकुलेट करके बताए डिराइव करके बहुत सारे फार्मूले बताए सारे फार्मूले 1 बाय 1 आपने लर्न करने एनर्जी किसी शेल की nth शेल की जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय द फार्मूला En दिस इज इक्वल टू माइनस 13.6 into z² upon n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जैसा न्यूमेरिकल होगा उसी तरह का फार्मूला यूज किया जाएगा सारे फार्मूले लर्न करने हैं भाई
एनर्जी En किसके इक्वल है -13.6 into Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू नो द यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा Z क्या होता है बच्चों? Z इज एटॉमिक नंबर, N इज शेल नंबर। N क्या होता है? शेल नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कैसी होती है? माइनस में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी माइनस में कैसे होती है? जेई और नीट का क्वेश्चन, फटाफट से जरा बात को समझते हैं जी। 13.6 into Z²। Z is the atomic number, N is the shell number। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बोलो बच्चों, ये फार्मूला है, डिराइव किया किसने? नील्स बोर ने। फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? मैं कह रहा हूं कि एनर्जी नेगेटिव में कैसे। अगर मैंने यहां पर लिखा कि भाई मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन। फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी निकालनी है तो इनकी वैल्यू कितनी लिखूंगा? 1। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर Z कितना होता है? 1। तो एनर्जी फर्स्ट शेल की क्या जाएगी भाई? N की जगह 1 लिखा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी क्या भाई पर एटम? बोलते नहीं आप। सेकंड शेल की बताओ कैसे निकालोगे? N इज इक्वल टू, निकालो भाई। नोट क्यों नहीं कर रहा भाई? हैं क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। सेकंड शेल की कैलकुलेट करके बताएं कितनी आएगी भाई? एनर्जी ऑफ सेकंड शेल मैं कैलकुलेट करूं, N की जगह लिखा 2 -13.6 Z हो गया 1, हाइड्रोजन की बात हो रही है, N की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर। दिस इज -13.6 डिवाइडेड बाय 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन की बात हो रही। आगे बात समझ में? तो हर जगह एनर्जी कैसे निकलती जा रही है बच्चों? माइनस में। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फर्स्ट शेल की माइनस में, सेकंड की माइनस में, थर्ड की माइनस में। अच्छा N को लिखता हूं इन्फिनिटी। अब जरा यही के क्वेश्चन पे आ जाइए। N कितना लिखा मैंने? इनफाइनाइट। आप बताइए E इन्फिनिटी कितना होगा? N की जगह क्या लिखूंगा? इन्फिनिटी समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी। किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं कितना आता है? इन्फिनिटी आता है, 0 आता है। कितना आता है बच्चों? 0। इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर क्या आता है? 1/∞=0। अच्छा 1 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है? इन्फिनिटी। तो उसी को तो मैं इसको इधर ले गया, इसको यहाँ ले आया। अगर ऐसे ही समझना है तो क्या वैल्यू आती है बेटा इसकी इन्फिनिटी पर? 0। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट पर क्या मानी गई? 0। जब आपका सीधे होके बैठे, सीधे हो जाए, बिल्कुल गर्दन सीधी। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पहले एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। कहां थे? इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब समझिए पहले तो आप। जब तक आप लोगों ने यहां एडमिशन नहीं लिया था, पुराने बच्चों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जिन बच्चों ने यहां अभी नए नए आए, पहली बार आए, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, तो वो मुझे जानते थे ना, मैं उनको जानता था। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे हम कहेंगे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, ये हिंदी में कहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि हम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। हमारे में ना तो कोई लड़ाई थी, ना झगड़ा था, ना कोई रिपल्सन था, ना अट्रैक्शन था। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो न्यूक्लियस जब बना, उससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को नहीं जानते थे, तो हमने उस डिस्टेंस को क्या माना जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या कहा? इनफाइनाइट। ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं था।
n की वैल्यू अगर मैं इस फार्मूले में लिखता हूं 0, तो इंफिनिटी डिस्टेंस पर उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है? 0। हमें एनर्जी नहीं पता तो हमने मान ली कि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी? 0। अब जब कोई पार्टिकल, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से किस तरफ को आ रहा है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कहां पर है? आप कहां पर थे? अपने घर, किसी स्कूल में। अब आप इस स्कूल में आए हैं, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होता है, किधर को अट्रैक्ट होता है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो क्यों अट्रैक्ट होता है? बिकॉज उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अट्रैक्शन में सिस्टम में से ऑलवेज एनर्जी क्या होती है? रिलीज। अट्रैक्शन में सिस्टम में से ऑलवेज एनर्जी क्या होती है? रिलीज। लिखेंगे की पॉइंट में, ड्यूरिंग अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। की पॉइंट, ड्यूरिंग अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। During attraction, energy released from the system. Should I repeat? एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं एनर्जी कैसे रिलीज होती है अट्रैक्शन। मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से, मैं कहता हूं भाई मैंने तेरे साथ मैंने फ्रेंडशिप करनी है, मैं किसी बच्चे से बोलता हूं ऐसे। अब टीचर और बच्चे में फ्रेंडशिप हो सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है? हो सकती है। अब जो बच्चे IITN बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वो सर बोलते हैं, लेकिन उनकी बात वो वाली थोड़ी जो क्लास में बैठे रहते थे वो, तो उनके साथ में एज अ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन। अब मैंने किसी बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करनी है। फ्रेंडशिप कैसे होती है? रिपल्सन से, अट्रैक्शन से? सबने पिक की हुई है फ्रेंडशिप, अट्रैक्शन से फ्रेंडशिप। अब मैं जाता हूं किसी के घर पे, उसकी मैं बैल बजाता हूं। इसके घर पे गया, मान लीजिए, क्या नाम बेटा आपका? मैं इसके घर पे गया, मैंने बैल बजाई, दरवाजा खोला, 2 थप्पड़ मारे खींच के। मेरे से फ्रेंडशिप करनी तूने, चुपचाप फ्रेंडशिप कर लिए, ऐसे हो जाएगी फ्रेंडशिप। एक सर पागल हो। फ्रेंडशिप के लिए इसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, कोई इसको गिफ्ट देना पड़ेगा, प्यार से बात करनी पड़ेगी, तब तो फ्रेंडशिप होगी। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ मेरी बातें होंगी, इसे नहीं पसंद आएंगी, मुझे इसकी पसंद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप होगी। तो जो बातें ऐसी हैं जो कॉमन है उनमें अट्रैक्शन है। दूसरी बातें जिनमें रिपल्सन होगा उनको उस टाइम पे नहीं किया जाएगा, जब ये मेरे सामने होगा या मैं इसके सामने होगा। तो जहां कहीं भी 2 चीजों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं रिपल्सिव जो हमें छोड़नी पड़ती है। सिर्फ कौन कौन सी बातें याद रखेंगे? जो अट्रैक्टिव है। तो हम दोनों ने अपना एनर्जी लेवल डाउन करना पड़ता है, तब जाकर के अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन में क्या होगा? सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास मैंने कितनी एनर्जी मानी इनफाइनाइट पे? 0 एनर्जी मानी। अब उसमें से एनर्जी निकलेगी। अब एनर्जी 0 है नहीं, हमने मानी। अब उसमें से अगर एनर्जी निकलेगी तो मैथमेटिकली 0 से क्या होगी? 0 से क्या होगी? प्लस या माइनस? माइनस निकल रही है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। एक और तरह से मैं प्रूव करता हूं इस चीज को। देखो, सीधे होके बैठे, गर्दन सीधी। 25 मार्क्स का पेपर हुआ है। कितने मार्क्स का? 25। मैं कहता हूं कि भाई जिस बच्चे के 20 मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे? 20। दैट इज सपोज टू बी 0। जिस बच्चे के 20 नंबर आएंगे उसे मैं क्या मानूंगा कि 0 नंबर आए उसके। कितने मार्क्स आए उसके? 0। अब एक बच्चे के मार्क्स आते हैं 22। कितने मार्क्स आए उसके? 2। अच्छा, 22 आए। प्लस लाइन पे जा रहे हो तो कितने मार्क्स माने जाएंगे? जिसके 25 आए उसके कितने माने जाएंगे? 5। एक बच्चे के आते हैं 15 मार्क्स, कितने माने जाएंगे? -5। आगे बात समझ में? कैसे मार्क्स माइनस में हो सकते हैं? 100 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स का? मैं कहता हूं जिसके 60 आते हैं उसके 0।
जिसके 70 आए तो कितने मार्क्स आए? प्लस +10। एक के 50 आए तो कितने मार्क्स आए? -10। जो रेफरेंस हमने बनाया, तो हमने रेफरेंस क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या मानी? 0। तो जब एनर्जी 0 मानी जाएगी तो 0 से एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किस में आ जाएगी? -। ये नीट में क्या पूछा गया वो मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए सेंटेंस में। क्वेश्चन ये था कि व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, वाले क्वेश्चन लिखिए, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन हो गया, नीचे आंसर लिख रहे हैं। एट इंफिनिटी आता लिखना, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, तो आंसर लिख रहे हैं एट इंफिनिटी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन टू बी 0। एट इनफाइनाइट और इंफिनिटी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन टू बी 0। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को क्या माना गया बच्चे? 0। When an atom is formed, जब एक एटम बना, when an atom is formed, when an atom is FORMED formed, कॉमन लगाइए, there is an attraction between nucleus and electron. There is an attraction between nucleus and electron. nucleus और electron में क्या है? एक attraction. There is attraction between nucleus and electron. During attraction, energy released from the system. During attraction, energy released from the system. आप समझ गए? तो पहले कितनी मानी थी? 0। अगर 0 से रिलीज होगी तो एनर्जी किस में आ जाएगी? किस में आ जाएगी एनर्जी? माइनस में। During attraction, energy released from the system, so it will be in negative. कितने बच्चे बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाए? हाथ उठा के बताएं। जिन्हें अच्छे से समझ में आ गया वो हाथ उठाएं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? इनफाइनाइट पर एनर्जी कैसी? 0। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज। अट्रैक्शन में रिलीज होने का मतलब 0 से कम, 0 से कम का मतलब माइनस में। आगे बात समझ में बच्चों? तो एनर्जी का मैंने आपको पहला फार्मूला बताया, अब देखिए दूसरा फार्मूला ऑफ एनर्जी। अभी यही पॉइंट चल रहा है एनर्जी वाला। सीधे होके बैठे, सीधे होकर के बैठे, तो सीधे करने में आधी एनर्जी लग जाती है। अभी यही पॉइंट चल रहा है एनर्जी वाला, नया पॉइंट नहीं है। देखो भाई, तो एनर्जी का एक फार्मूला लिख चुका हूं बोर्ड पे, दूसरा फार्मूला, ये सब फार्मूले के ऊपर जेईई और नीट में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा फार्मूला EN का मतलब एनर्जी। EN is the total energy of the shell, ठीक है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम टोटल एनर्जी है ये। दिस इज इक्वल टू माइनस दूसरा फार्मूला 2.18 into 10 raised to the power minus 18 into z square upon n square. It is in joule per atom. इससे पहले थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। न्यूमेरिकल में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछिए तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे, और जूल पर एटम में पूछी है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है? माइनस 2.18 10 raised to the power minus 18 जूल पर एटम। लिखा फार्मूला में क्वेश्चन में अगर जूल पर एटम लिखा हुआ है तो ये फार्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछी है, पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है? अब जैसे आपसे कहा जाता है, लिख लीजिए क्वेश्चन, लिखिए आप, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ थर्ड शेल ऑफ
हीलियम पॉजिटिव आयन जेड दिया हुआ है 2, एटॉमिक नंबर हीलियम पॉजिटिव का दिया हुआ है 2, और कौन सी शेल की एनर्जी पूछ रहा है? थर्ड शेल की। इन जूल पर एटम, तो समझ गए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना। तो बोलो भाई क्या फार्मूला है? कौन सी शेल की बात हो रही है? थर्ड शेल। थर्ड शेल का मतलब n की वैल्यू 3, तो E लिखा मैंने 3 माइनस 2.18। फार्मूला याद करने का तरीका 2.18 ये 18 पावर में चला जाएगा, माइनस में 10 की पावर माइनस 18। हीलियम के लिए जेड कितना? 2, जेड की वैल्यू 2 की पावर 2। n कितना? 3 की पावर 2। आ गया क्या समझ में? दिस इज जूल पर एटम। इट विल बी द आंसर। तो ये हो गया माइनस 2.18, दिस इज 10 की पावर माइनस 18, 4 डिवाइडेड बाई 9। क्या इसको सोल्व कर पाएंगे? कर लेंगे सोल्व बेटा। पावर वावर सब एडजस्ट करके मैंने सिखा दिया आपको पहले से। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अरे कितने बच्चों को समझ आ गया पॉइंट? तो फार्मूले की पहचान किससे हो जाएगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज से। एक और फार्मूला है एनर्जी का, En is equal to minus 1312 into Z square upon n square किलो जूल पर मोल। ये फार्मूला कब अप्लाई किया जाएगा? जब आपसे क्वेश्चन क्या किसमें किया जाएगा? किलो जूल पर मोल में एनर्जी बताइए। लिखिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल ऑफ हीलियम पॉजिटिव, जेड दिया रहेगा बच्चे, एटॉमिक नंबर 2 इन किलो जूल पर मोल। शाबाश, बताइए कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला। तो फार्मूले में कितना लिखा बताइए, n की जगह कितना लिखा जाएगा? कौन सी शेल की बात हो रही है? फोर्थ शेल ऑफ हीलियम पॉजिटिव, Z is equal to 2 इन किलो जूल पर मोल। नोटेड? कितने बच्चों ने नोट कर लिया? फोर्थ शेल ऑफ He प्लस n Z इक्वल टू 2 इन किलो जूल पर मोल। तो बेटा बोलिए फार्मूले में क्या हो जाएगा? यहाँ पर E4 माइनस 1312, ये किलो जूल पर मोल, Z की वैल्यू 2 रेज़ टू दी पावर 2, नीचे 4 की पावर 2, ये आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए फार्मूला एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। कुछ कहना है किसी को तो बोले। नहीं जी, 13.12 में 1312 है, 1312 पॉइंट नहीं है, 1312 1312 किलो जूल पर मोल जी। हमारे बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो तीन फार्मूले जरा पढ़ के बता दें। एनर्जी का फर्स्ट फार्मूला क्या है? En इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकंड फार्मूला जोर से बोले, माइनस 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। लास्ट फार्मूला माइनस 1312 इंटू जेड स्क्वायर, ये सब में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर सब में कॉमन है, किलो जूल पर। ठीक है, अगली बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अभी यही पॉइंट चल रहा है एनर्जी का पॉइंट। आज एनर्जी का पॉइंट खत्म करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, कितने बच्चे जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पता है सबको? अरे पोटेंशियल एनर्जी जानते हो? काइनेटिक एनर्जी जानते हो? क्या फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है?
mg, ये पढ़ा हमने, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां पर जो फार्मूला होता है देखिए भाई, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से समझे, उसका स्क्वायर। फार्मूले में, क्वेश्चंस में ई एज इट इज लिखा रहता है, इसकी वैल्यू नहीं लिखी रहती। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द शेल। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस शेल की रेडियस। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बहुत बार क्वेश्चन आया है जेईई और नीट में, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसे प्लस में करिए, प्लस में कर ली जेड ई स्क्वायर और उसको आधा कर दीजिए, आधे का मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। उसे माइनस को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लस में। और क्या कर दिया उसको? आधा, आधे का मतलब 2 से डिवाइड। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का जो अभी फार्मूले बताए थे ईएन, उसका एक और बैकलॉग फार्मूला याद रखेंगे, एक और फार्मूला याद रखेंगे, टोटल एनर्जी। इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल एनर्जी डायरेक्ट, तो भाई जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम कर लो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम किसके इक्वल होता है? टोटल एनर्जी। यहां पर अगर आप सम करेंगे तो बताइए क्या रिजल्ट बचेगा? प्लस में बचेगा, माइनस में बचेगा? माइनस में बचेगा। देखो ये जेड स्क्वायर बाई आर और ये 2 से डिवाइड, तो क्या बचेगा आपके पास में? सीधा याद रखने का तरीका, जो काइनेटिक एनर्जी दी है प्लस में, उस पर माइनस का साइन लगा दो, इट विल बी टोटल एनर्जी। आ गई क्या बात समझ में? कितने बच्चों की बात समझ आ गई? अरे छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये जेईई में भी आया है, नीट में भी आया है। क्या क्वेश्चन जरा देखिए। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है माइनस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितनी? माइनस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? क्या तरीका बताया? क्या बताया? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन बताया? पोटेंशियल एनर्जी का माइनस किसमें कन्वर्ट कर ले? प्लस में। और क्या करें? 2 से डिवाइड। तो भाई यही तो करना है, छोटा सा काम। प्लस में कन्वर्ट कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, तो प्लस 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने बच्चे समझ गए ये बात? अरे यही तो फार्मूला बनाया था, ये पोटेंशियल, उसको प्लस में करो, 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा टोटल एनर्जी कौन बताएगा? या तो दोनों को ऐड कर लो और भाई क्या कर लें, सीधा सीधा जो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है उस पे माइनस साइन लगा दें, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? रिपीट करवानी है किसी को? किसी को रिपीट करवानी है? आपको समझ में आ गया? देखो ये दी हुई पोटेंशियल एनर्जी माइनस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे बनाया जाता है? माइनस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्लस में, और 2 से डिवाइड करते हैं। ये बाकी तो वही है, ऊपर वाला है। टोटल एनर्जी में क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, पोटेंशियल और काइनेटिक। जब दोनों को ऐड करेंगे तो भाई माइनस जेड स्क्वायर को तुम्हारा बचेगा। ठीक है क्या? करके देखना ऐड।
अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? इसको मैंने माइनस को किसमें किया? प्लस में, और 2 से डिवाइड। टोटल एनर्जी क्या होती है? या तो दोनों को ऐड करके देख लो, -6.2 प्लस 3.1, तो भी यही बचेगा। अदरवाइज तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो? माइनस। दैट इज द आंसर ऑफ टोटल एनर्जी। अब आ गया समझ में? चलो फिर एक आंसर को फटाफट से लिखिए। काइनेटिक एनर्जी की गिवन है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताएं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी?